जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी फवाद यूनुस। वेलकम टू इंकर इनसाइट। आज हम लोग बात करेंगे डॉन न्यूज़पेपर के एक ओपिनियन की, दैट इज़ रिमेंबरिंग बेनज़ीर। ज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा बाइस्ड ओपिनियन होगा पॉलिटिकली, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम फ्लो ऑफ द ओपिनियन देखें तो ये यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 3 स्टेप्स में। ये थोड़ी ब्लर स्लाइड है, लेकिन इसको हम लोग अभी देख, आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे क्लियर स्लाइड है और एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में कंसेप्चुअल क्लैरिटी, स्टेप नंबर 2 अवेयरनेस और रिलेट करेंगे। अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे पाकिस्तान की केस स्टडी को, रिलेट करेंगे हम इसे अपने करंट अफेयर सीएसएस के टॉपिक्स के साथ, और लास्ट में हम डॉन न्यूज़पेपर के अंदर जो जो चीज़ें हैं थोड़ी हाईलाइट करने वाली हैं, जो नोट्स में ऐड करने वाली हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं बात करी थी जाहिद हुसैन साहब की, तो जाहिद हुसैन साहब की अगर वो बच्चे जो डेली डॉन न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं उन्हें पता है कि हफ्ते में एक आधा ओपिनियन जाहिद हुसैन साहब का लाजमी आता है। कि अगर राइटिंग की बात की जाए ना, तो इनके ये बहुत ज़्यादा लिखते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पे। इम्पॉर्टेंट होता है एक अच्छे ओपिनियन को पढ़ना, उतना इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें राइटर की क्रेडिबिलिटी का पता चले कि वो कौन है, क्या किस बारे में लिखते हैं और कैसे एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। अगर मैं इनके बारे में एक प्लस पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव बताती हूँ फिर प्लस बताती हूँ। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये अपने राइटिंग्स के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसको बड़े अच्छे अल्फाजों में और बड़े खुले अल्फाजों में क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, मतलब यही इनका, और अगर मैं इनकी प्लस पॉइंट की बात करूं तो यही इनका प्लस पॉइंट है कि ये अगर हम लोग जैसे एनालिसिस के लिए ओपिनियन पढ़ रहे होते हैं कि हम अपने करंट अफेयर में एक अच्छा एनालिसिस बिल्ड कर सकें, नो डाउट हमने अपने करंट अफेयर के पेपर में बाइस्ड खुद को नहीं शो करना होता, लेकिन खुद को अनबाइस्ड शो करने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि पीछे जो है रियल कॉज क्या है। एक राइटर का कहते ही उसे हैं जो आपको मसले मसाइल पे रियल चेक दे रहा हो कि जी ये चीज़ें पहले एग्जिस्ट कर रही थी, अब भी ऐसी हैं, आगे भी ऐसी हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि रिजल्ट चेंज आए। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इनका है, थोड़ा इनकी राइटिंग्स में हमें चीज़ें नज़र आएंगी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने ओपिनियन की तरह। पे मैंने कुछ अंदर से की पॉइंट्स निकाले हैं इसी ओपिनियन के अंदर से, जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे इस ओपिनियन को एक समझने में और इस ओपिनियन को रिलेट करने में। स्टेप नंबर 1, पाकिस्तान स्टिल एट क्रॉस रोड्स, इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। हम लोग कंपैरिजन करेंगे बेनज़ीर से पहले, बेनज़ीर के वक्त और बेनज़ीर अब के वक्त के दौर का। उसके बाद अ पीरियड ऑफ अथॉरिटेरियन रूल, ये चीज़ इसकी बात मैं कर रही थी कि राइटर जो है वो थोड़ा ब्लंट तरीके से लिख रहा होता है, और इसी चीज़ को बेनज़ीर भुट्टो का नाम सबसे टॉप पे आता है कि उन्होंने अथॉरिटेरियन रूल को बहुत फ्रंट फेस से चैलेंज किया था। ठीक है, डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें तो बेनज़ीर की केस स्टडी सबसे पहले आती है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग केस स्टडी आती है, क्योंकि इनके वालिद साहब, फिर इनके भाई, ये खुद, ठीक है, ये सारी एक तरह से देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं रिलेट कर लें आप इन्हें, इसे डेमोक्रेसी से। क्योंकि पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो अ लीडर इन हर ओन राइट। अब देखिए, नो डाउट ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, ठीक है, एक ब्लड में आ रहा था पॉलिटिकल टच, लेकिन अगर हम इनकी अपनी पर्सनैलिटी की बात करते हैं ना, तो इन्होंने जिस तरीके से काम किया पॉलिटिक्स के अंदर, इनका अपना ही एक स्टाइल था, अपना ही एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी। ठीक है, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर थी, और हर एक बड़े बंदे की ज़िंदगी में एक बहुत डार्केस्ट पीरियड होता है, और इनका हम लोग थोड़ा सा ज़रूर देखेंगे ताकि हमें पता चले कि इनकी इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी के लिहाज से, जो ये दो चीज़ें हैं, अथॉरिटेरियन रूल और डेमोक्रेसी के लिहाज से, इन्होंने इतना ज़्यादा इसको खुल्लम खुल्ला क्यों चैलेंज किया था। और फिर हम इसे रिलेट करेंगे अपने सीएसएस के टॉपिक से। इसको मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करके बताऊँ, तो अगर पाकिस्तान के 90s के हालात को कंपैरिजन करें और आज 2023 के हालात को कंपैरिजन करें तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होगा। अगर 1993 के वक़्त की पॉलिटिकल सिचुएशन को एनालाइज करें और आज हम लोग 2023 के हालात को देखें तो कोई नज़र नहीं आ रहा होगा ख़ास डिफरेंस आपको। उसके बाद ऑथोरिटेरियन रूल उस वक़्त भी था, ठीक है, आज भी नज़र आता है। आज भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हमारा पॉलिटिकली डिवाइड, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इसी कॉज की वजह से है। ठीक है, और अगर हम लोग इसे रिलेट करें ना, तो ये टॉपिक हमारा रिलेट होगा हमारे सबसे पहले डेफिनेटली करंट अफेयर्स में, ठीक है, देन पाकिस्तान अफेयर्स में, और देन इसे आप लिखोगे वुमेन राइट्स में। ठीक है, वुमेन राइट्स या वुमेन हिस्ट्री, पाकिस्तान के लिहाज से पॉलिटिकल हिस्ट्री या
कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी लिख सकते हो, इसका हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनली भी से टच करेंगे। देन हम लोग जेंडर के बच्चे, ठीक है, जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको लिख सकते हैं। उसके बाद और ये कहाँ पे रिलेट होगा, एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन के अंदर कैसे कि मैं बताती हूँ। अब जब हम लोग एजुकेशन के अंदर, उसके अलावा हम इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, एजुकेशन के अंदर वुमेन राइट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, इंट्रूशन ऑफ नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उसके बाद एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वही डेमोक्रेसी के अंदर ये रिलेट होंगी, ठीक है। उसके बाद टेररिज्म के अंदर इनकी केस स्टडी जाएगी, ठीक है, टेररिज्म के अंदर इनकी केस स्टडी जाएगी। और फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने इन्होंने सबसे पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और इसके साथ साथ ये पहले इन्होंने इनिशिएटिव लिया था और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। और उसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, ठीक है। इसमें देन हम लोग बात करेंगे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, वैसे मैंने बोल के भी बता दिए हैं, राइटिंग पे ना जाएं, सिर्फ आप लोगों ने वॉइस के ज़रिए समझने की कोशिश करनी है। मैंने पूरे ओपिनियन को जंक्स में ब्रेक डाउन किया, लेकिन ऐसे जंक्स में ब्रेक डाउन किए कि जैसे एक एक पॉइंट को हम लोग अपने करंट अफेयर के किसी और टॉपिक के साथ रिलेट कर सकें। हम लोग बेनज़ीर भुट्टो से स्टार्ट करते हैं। ट्वाइस प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये हमारे पास MCQs में आ जाता है, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया MCQs। फिर इनका एरा कि 1988 से लेकर 1990 तक, और फिर 1993 से लेकर 1996 तक, मतलब कि अंग्रेज़ी में बताऊं तो 1988 से 1999 और 1993 से 1996, ये इनका टाइम पीरियड है। हम लोगों को वैसे बेनज़ीर भुट्टो से स्टार्ट करना था, तो हम लोगों को चाहिए था कि हम लोग उनको स्टार्ट करते हैं उनकी अचीवमेंट्स पे, लेकिन मैंने इसको ऐसे रख के हम लोगों ने स्टिक रहना है। देखें, अगर हम बेनज़ीर भुट्टो की बात करें, उनकी पर्सनालिटी की बात करें, फिर तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हैं आ जाएंगी ना, लेकिन हम लोगों ने स्टिक रहना अपने ओपिनियन के लिहाज से कि हम लोगों ने ओपिनियन के पॉइंट्स को समझना है। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले उन्होंने असैसिनेशन ऑफ बेनज़ीर भुट्टो की बात की कि 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी में हुई। ये भी MCQs में आता है। एक टेररिस्ट सुसाइडल अटैक था और कहा जाता है कि ये हमारी नेशनल हिस्ट्री का वर्स्ट टेररिस्ट अटैक था। कैसे था कि ये एक हाई प्रोफाइल टेररिज्म अटैक था। अब यहाँ पे बात आ गई टेररिज्म की, ठीक है। हाई प्रोफाइल टेररिज्म अटैक कैसे, कि देखें अभी तक जितने मतलब कि अटैक्स हो रहे हैं ना, अभी जो हो रहे हैं, अब डेफिनेटली एक तरफ से फिर दोबारा पाकिस्तान में एक वेव जो है वो हाईलाइट हुई है टेररिज्म की। लेकिन ये अगर इस बेनज़ीर के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटबैक था पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप में कि बेनज़ीर का जो है वो कत्ल, ठीक है। अब क्या हुआ था टिल 2017। अब जब हम एक लेमैन की बात करते हैं ना, तो लेमैन ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने मरवाई है, कुछ कहते हैं लोग जरदारी, ठीक है, कुछ कहते हैं कि जी टेररिस्ट का अटैक था, ठीक है। अब क्या हुआ था टिल 2017 तक हमें कुछ नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या हुआ है। 2017 में क्या होता है, TTP तरीक़े तालिबान पाकिस्तान एक किताब पब्लिश करते हैं और उसका टाइटल क्या है, इनकलाब मासूद साउथ वज़ीरिस्तान फ्रॉम ब्रिटिश राज टू अमेरिकन इंपीरियलिज्म। ये उस बुक का टाइटल है, ठीक है। और इसे लिखा किसने, TTP ने। और इसके अंदर उन्होंने क्लेम किया है क्या, कि बेनज़ीर का जो कत्ल है वो हम लोगों ने करवाया है, असैसिनेशन जो है वो हम लोगों ने करवाई है। और इस बुक के जो राइटर हैं अब्दुल मंसूर आसिम मुफ्ती नूर वली। आपने कहीं पे भी टेररिज्म में बेनज़ीर की केस स्टडी पुट करनी है या इनकी किताब का हवाला देना है, तो राइटर का नाम लाजमी लिखना है। और ये बुक पब्लिश हुई थी 30 नवंबर 2017 को अफगानिस्तान के एक प्रोविंस के अंदर। क्योंकि बेनज़ीर जो है वो 2007 में वापस आई और आते साल उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट की। तो जो तालिबान है, तरीक़े तालिबान पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप है, इन्होंने कहा कि इसका USA के साथ एक मुआहदा हुआ था कि जैसे ही इसने गवर्नमेंट में आना है, इसने USA के साथ मिल के मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ जो है या टेररिस्ट हम मुजाहिदीन कह लें, या हम लोग अगर अपनी स्टेट लैंग्वेज में बात करें तो जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ग्रुप हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, उनके खिलाफ इन्होंने एक क्रैक डाउन ऑपरेशन स्टार्ट करवाना था, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या किया गया है, असैसिनेट किया गया है। अब अगर हम लोग अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ रिलेट करना चाहूँ, वैसे हो सकती है अगर आप लोग देखें तो कहीं ना कहीं एक USA फैक्टर इन्वॉल्व आ गया,
बेनज़ीर की असैसिनेशन के पीछे। अब बेशक उनके साथ बेनज़ीर का यूएसए के साथ कोई मुआहदा हुआ था नहीं हुआ था, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड नहीं पता, लेकिन इस एक पॉइंट पे एक पाकिस्तान एक अच्छी और बड़ी पॉलिटिकल लीडर से महरूम हो गया। ठीक है, तो ये आप अच्छे खासी केस स्टडी बनेगी टेररिज्म में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 16 ईयर कंप्लीट, आप देखें ना 2007 के अंदर उनकी असैसिनेशन और ये 2023 ख़त्म होने वाला है, तो ऑलमोस्ट 16 साल हो गए हैं, 16 साल कंप्लीट हो रहे हैं। देन क्या हुआ, पाकिस्तान वाज एट क्रॉस रोड, पाकिस्तान इज़ एट क्रॉस रोड्स कि पाकिस्तान उस भी वक़्त भी बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में था, सैंडविच था एक पॉलिसीज़ वगैरह के लिहाज से, और पाकिस्तान आज भी क्रॉस रोड्स में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी इज़ अ मेटाफर ऑफ ब्रेवरी एंड करेज। अब औरत की ब्रेवरी और करेज पे अगर कहीं पे आपने केस स्टडी डालनी है तो आप बेनज़ीर भुट्टो की डाल सकते हैं। ठीक है, और ये इतनी ब्रेव थी ना कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर अगर एक बंदा जिसने इस्टेब्लिशमेंट को दो टोक अल्फाज में कहा कि भाई आप जमहूरियत के अंदर हडल है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी, और एक औरत होके बात करना, तो वो कौन थी, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी। ठीक है, और इवन की इतनी ब्रेव थी कि जिसका मतलब कि उनके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट थे वो भी उनकी बहादुरी की तारीफ करते थे कि पॉलिटिकल स्ट्रगल में उन्होंने जनरल मैसेज को अवेयर किया, जो लोग पावरलेस पीपल थे उन्हें एम्पावर किया। देन क्या हुआ था इनकी, अगर ये वाली स्टेटमेंट को मैं देखूँ ना, इस स्टेटमेंट को, तो इस स्टेटमेंट को आप रिलेट करो इधर से। ठीक है, आपको पता है कि आज इवन कि इट्स 2023, तो हम लोग कहीं पे भी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है बहुत ओपन वर्ड्स में उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, मतलब कि 90 तुले अल्फाजों में किया जाता है। ठीक है, अब आप एक वक्त देखें, 1990 90s का दौर चल रहा है, और एक औरत है जो खड़ी होके इस्टेब्लिशमेंट को आंखों में आंखें डाल के कह रही है कि भाई आप लोग डेमोक्रेसी को फ्लरिश नहीं होने दे रहे हो, आप लोग जमहूरियत में सबसे बड़ी हडल हो। ठीक है, तो आप खुद सोचें कि वो कितनी बहादुर औरत थी। ठीक है, मतलब कि ये नवाज शरीफ, इमरान खान, ये अब के आ रही हैं। ठीक है, ये अब 2010 के बाद, ये थोड़ा 2015 के बाद आ रही हैं, ये 90s की बात हो रही है। ठीक है, तो ये थी उनकी करेज कि उन्होंने क्या कहा था, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ अथॉरिटेरियन रूल है ना, उसको उन्होंने चैलेंज किया था, और ये इनकी सबसे बड़ी बहादुरी भी थी, और यही इनकी सबसे बड़ी कह लो कि गलती भी थी, क्योंकि इस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तौर पे सेटबैक दिया था। अभी देखते हैं वो कैसे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं जाहिद हुसैन साहब का पर्सनल एक्सपीरियंस की, अगर उनकी बात करें, क्योंकि ही इज़ अ जर्नलिस्ट, और उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बनी और उनका इंटरव्यू कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर सिंसेरिटी टू द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी, के डेमोक्रेसी के अंदर अगर सिंसियर एफर्ट है ना किसी का, तो वो डेमोक्रेसी के अंदर तो वो बेनज़ीर भुट्टो की है, और उसकी करेज और स्ट्रगल को और उनकी करियर को जाहिद हुसैन साहब ने खुद विटनेस किया हुआ है। वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी, और इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी कि वो अपने क्रिटिक्स के साथ भी इंगेजमेंट, आप देखें इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, हमारी जो दो चार बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें कहे ना आपस में बैठ के ज़रा मुल्क के हालात के बारे में बात करें, वो तो एक दूसरे से सलाम लेना गवारा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किस कदर बेहुदा किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो हमें न्यूज़ के अंदर मिल रही होती है। ठीक है, एक कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बेनज़ीर भुट्टो के टाइम में ना, अभी हम लोग आगे इसकी केस स्टडी भी देखेंगे, लॉजिक भी आएगी। देन शी इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिटी एज वेल, कि जब मुल्क को ज़रूरत पड़ी ना डेमोक्रेसी की, मुल्क को ज़रूरत पड़ी इकॉनमी की, मुल्क को ज़रूरत पड़ी एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, तो इन्होंने नवाज शरीफ के साथ मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किया। ठीक, इसको इन्होंने क्या किया, एक टफ टाइम और अनईजी सिचुएशन प्रोवाइड की कि इसको फेडरेशन को, यानी कि इन लोगों को, ये जो खाकी में कवर, ये जो खाकी कवर में, आप खाकी कवर से जब जब मैं खाकी कवर नाम लूँ ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं किन का नाम ले रही हूँ। ठीक है, अब जब उन्होंने कहा, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं रेज़ करती हूँ, जाहिद हुसैन साहब कहते हैं कि जब वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी और उसके बाद मैंने उनका फर्स्ट इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने, जब मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह लाइक कर रहे हैं डेमोक्रेसी को और इस तरह चैलेंज कर रही हैं लाइक खाकी कलर वालों को, ये खाकी रंग वालों को, तो उन्होंने कहा आई एम अ फाइटर एंड फाइटर डू नॉट गिव अप।
कि मैं एक फ़ाइटर हूँ, फाइटर कभी गिव अप नहीं करते, ठीक है। तो ये उनकी ब्रेवरी थी। और इसके अलावा भी ना कुछ मैं ये भी कहूँगी कि इसमें औरत की ब्रेवरी में बहुत बड़ा हाथ उसकी एजुकेशन का भी। हाँ, आप इसे एजुकेशन से भी कहीं ना कहीं रिलेट कर लोगे, ठीक है, वुमेन एजुकेशन से भी, कि वो उनके अंदर इतनी बहादुरी, डेफिनेटली कुछ आपकी इनबॉर्न होती हैं क्वालिटीज़, लेकिन बहुत सी क्वालिटीज़ आपको, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको कहाँ से मिलती हैं? एजुकेशन से। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई थी। अब थोड़ा थोड़ा सा अगर कोड वर्ड्स में समझाऊं तो ये खाकी कवर खाकी कवर सॉरी, ये खाकी कलर और ये वाली जो चीज़ है ना, ये भी आपस में रिलेट करेगी। अब तो खाकी कवर की अगर मैंने बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये भी खाकी कवर से रिलेट कर रहा है। क्या था कि डेफिनेटली वो ब्रेव थी, ब्लंट थी, तो इनके साथ उनका हो गया था रोला, ठीक है। कुछ इसी तरह दोनों का कलर कोडिंग सेम है, तो आप समझ लें कि ये भी इसी से रिलेटेड आ रहा है कि कुछ लोग थे, ठीक है, लाइक कुछ जर्नल्स थे जिनके साथ डेफिनेटली वो ब्रेव थी, करेज थी और इस चीज़ को बार बार चैलेंज कर रही थी उनके साथ डेफिनेटली। तो उन जर्नल्स को जब मौका मिला तो उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और उनकी की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, BIC, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अगस्त 1990 का दौर था, अगस्त 1990 में दैन बेनज़ीर वाज इम्प्लीकेटेड इन अ नंबर ऑफ केसेस। डेफिनेटली आप जब पावर में होते हो और आपको रिमूव किया जाता है, और जैसे ही आपको पावर से रिमूव किया जाता है आपके ऊपर बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। यही कुछ हुआ था बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी। और इवन के कहते हैं कि पाकिस्तान का वो कोई कोर्ट नहीं है जिसका दरवाज़ा जाकर बेनज़ीर भुट्टो ने इंसाफ के लिए ना खटकाया हो, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्शंस के अंदर ना, अगर किसी लीडर के इलेक्शंस के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल पैदा किए गए हैं तो वो बेनज़ीर भुट्टो के मसले मसाइल पैदा किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और ये सारी स्टोरी कब की है, क्योंकि 90s में क्या होने थे, इलेक्शंस होने थे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने डेफिनेटली एक अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रगल्स जारी रखी, बहुत अच्छी गवर्नमेंट, मतलब कि विद 2/3 मेजॉरिटी जो है वो बनाने में कामयाब हो गई, ठीक है। अब डेफिनेटली, और ये पहली गवर्नमेंट थी जो पार्लियामेंट में इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी सीट्स के साथ उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। अब डेफिनेटली वो